स्टूडेंट्स, अपने पास आज लेसन नंबर 5 गति के नियम में आज हम आपको न्यूमेरिकल जो आपके नेट और आईआईटी एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं सवाल के बारे में बताएंगे। आज हमारे पास हमारे बुक का पहला सवाल जो बनता है उसमें एक जनरल थ्योरी के रूप में, जनरल लैंग्वेज के रूप में, आपके मेंटलिटी के बेस पे और आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन नंबर 1 बनाया गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल। देखो स्टूडेंट्स, नेट बल का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पर कोई वस्तु आपको दी गई है, जैसे ये, ठीक है। अब इस पर अलग अलग तरह से बल लग रहे हैं, ये अलग बल लग रहा है, ये अलग बल लग रहा है, ये अलग बल लग रहा है। यदि मैं कहता हूं ये संतुलित है वस्तु, तो इसका मतलब है कि इन सभी बलों का जो योग बनेगा ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के बात है, तो आप कह सकते हो वस्तु या वस्तु पर नेट परिणामी बल का मान क्या बनेगा? 0 बनेगा। अपने पास जो लेसन नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 का पहला सवाल कुछ इसी तरह से बात करना चाह रहा है आपसे, जिसमें आपको बोला गया पहला सवाल है इसका, इसमें आपको 5 सवाल दिए गए हैं पहले सवाल में ही, जिसमें पहला सवाल आपका है एक समान चाल से नीचे गिरती हुई वर्षा की बूंद। देखो पहला ऑप्शन आपके पास है एक समान चाल से, मतलब कि v आपके पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस पर लगने वाला नेट परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल बल अपन जानते हैं, बल एक बराबर होता है ma, मतलब द्रव्यमान तो है बूंद में, लेकिन त्वरण कितना होगा? त्वरण आपको निकालना पड़ेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं v वेग, तो वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। और जब आप कांस्टेंट राशि का अवकलन करोगे तो वो मान आपको 0 मिलेगा। इसलिए पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा? नेट बल का मान क्या होगा? 0, क्योंकि त्वरण 0 हो गया आपके पास, ठीक है। सवाल नंबर 2 कहता है जल में तैरता हुआ 10 ग्राम सनहती का कोई कॉर्क। सवाल नंबर 2, देखो यह कोई कॉर्क है आपके पास, ठीक है। ये जल में तैर रहा है, 10 ग्राम वजन है इसका, तो भार तो नीचे की ओर क्रियाशील हो रहा है। अब ये तैर रहा है, कब तैरेगा? जब जितना बल ये नीचे की ओर क्रियाशील हो रहा है उतना ही बल इस पर ऊपर की ओर क्रियाशील होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 5 न्यूटन बल बना, तो ये भी कितना होगा? 5 न्यूटन। लेकिन अंतर क्या होगा? यदि इसकी दिशा पॉजिटिव है तो इसकी दिशा नेगेटिव, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। जब प्लस के 5 और माइनस के 5 आप जोड़ते हो तो वो वैल्यू आपको कितनी मिलती है? F बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर क्या बनेगा? नेट बल अर्थात परिणामी बल का जो मान होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। नंबर 3 सवाल आपका हो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा सवाल है आपके पास, जिसमें आपको बोला है कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई पतंग, किसी पतंग को आपने आकाश में स्थिर रोक दिया। स्थिर रोक दिया मतलब कि v बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो गया? 0, तो f बराबर कितना हो गया आपके पास? 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास बल का मान कितना बनता है? 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 30 किलोमीटर प्रति हॉवर एक समान वेग नियत है 30 किलोमीटर पर हॉवर। ये क्या है? आपको नियत दे रखा है इसने, ठीक है। तो ये कहता है आपको ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार, ऊबड़ खाबड़ सड़क तो है लेकिन उसने चाल को नियत कर दिया। अब चाल नियत कर दिया तो हम जानते हैं a बराबर होता है dv/dt, ठीक है ना। v का मान आपने 30 किलोमीटर रखा, चूंकि नियत है तो a का मान कितना? 0, तो आपको f = ma मतलब कि 0 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है यदि गुरुत्वीय पिंड से दूर तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें यहां सवाल को दोबारा पढ़ता हूं मैं आपको। सभी गुरुत्वीय पिंड से दूर, मतलब बहुत दूर कोई पिंड है, गुरुत्वीय बल उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में
आपके पास विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत दूरी पर जहां गुरुत्वीय बल क्रियाशील नहीं होता, गुरुत्वीय बल, मेरी बात को ध्यान सुनना, गुरुत्वीय बल क्रियाशील नहीं हो रहा, तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से विहीन, मतलब कि उस पर क्रियाशील नहीं होना, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई अन्य कण है, वह उस पर त्रिवेग से गतिमान हो रहे हैं, तो उस पर बल कितना बनेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं गुरुत्वीय बल विहीन है, मतलब कि गुरुत्वीय बल उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, 0 होगा। आप ये भी समझ सकते हो कि वो कण स्वतंत्र घूम रहा है, उस पर कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, वो स्वतंत्र है, ठीक है, वो आप उसको किसी प्रकार से बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में उस पर नेट बल का मान क्या होगा, 0 बनेगा आपके पास। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में जल्दी से लिखिए। चलिए अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपना 2, लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है 0.05 किलोग्राम संहति, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, 0.05 किलोग्राम, ठीक है, का कोई कंकड़ है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो नीचे दी गई स्थिति में आपको बताना है नेट बल का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, जिसमें पहला सवाल है ऊपरी मुखी गति के समय, जब कण ऊपर की ओर गतिमान हो रहा है, पहला सवाल इसका ये पत्थर है जिसका द्रव्यमान आपके पास है m बराबर 0.05 किलोग्राम, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको ऐसे समय में बताना है कि इस बल का परिमाण क्या होगा। देखो ये बल F ऊपर की ओर क्रियाशील है और ठीक इतना ही बल नीचे की ओर क्रियाशील होगा जो कि होगा गुरुत्वीय बल, ठीक है ना। अब अपन कहेंगे कि जितना बल ऊपर जा रहा है उतना ही बल नीचे की ओर है, मतलब कि अपन कहेंगे वस्तु का भार बराबर है F के, और F बराबर कितना हो जाएगा, mg। m अपने पास है 0.05, g वैसे तो एक्चुअल वैल्यू g की होती है आपके पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, लेकिन अपन इसको सुविधा के लिए मान कितना लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगभग बराबर है आपके पास। न्यूमेरिकल में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको सवाल में 9.8 दे रखा है तो आपको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन इसने यहाँ ऐसा कुछ अपने को नहीं दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही यहाँ पर ले सकते हैं। 10 अपन ने लिया, अपन इसको सोल्व करेंगे, कितना अपने पास आएगा, 0. कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है, सही है ना। देखो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो 2 जीरो आपने इस पॉइंट पर आया, 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगी, 5/10 मतलब कि 0.5 न्यूटन, आपका आंसर ये होगा। अब इसका सेकंड सवाल क्या कहता है, सेकंड सवाल कहता है अधोमुखी गति के समय, अधोमुखी का मतलब हो गया नीचे की ओर की, उतना ही बल लगेगा, जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही बल, क्योंकि अब गुरुत्वीय बल प्रभावकारी है। पहले तो आपके पास वस्तु का बल और गुरुत्वीय बल दोनों ही प्रभावकारी थे, जिसके आधार पे कहा आपने वस्तु का बल जो है वो वस्तु के भार के बराबर होगा, लेकिन अब वस्तु खुद नीचे गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में नीचे गिरती हुई वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर mg, ठीक है। तो अपने पास आंसर कितना बनेगा, 0.5 न्यूटन। सवाल नंबर 3 आपका क्या कहता है, ये सवाल नंबर 3 आपको कहता है कि उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु का मतलब है जब अधिकतम ऊंचाई पर ये कण चला जाता है, जैसे मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई पर ही गया है, ठीक है, और विराम अवस्था में आता है, बात सही है, तभी तो नीचे गिरेगा। कोई भी कण को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा और अधिकतम ऊंचाई से दोबारा से रिटर्न करेगा नीचे की ओर, तो उस अधिकतम ऊंचाई पर उस कण का जो वेग बनेगा वह 0 होगा, तब जाके वो नीचे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां विराम अवस्था में रहता है तो उस समय बल कितना होगा, बल इतना ही होगा, क्योंकि जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच रहा है, अब इसको नीचे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी,
किस बल से आकर्षित करेगी? इसी बल से आकर्षित करेगी। तो अपना आंसर क्या आएगा? F बराबर 0.5 न्यूटन। ठीक है, इसी में इसने एक लाइन और लिखी है अपने को, यदि कंकर को 30 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अपने पढ़ा था अधिकतम ऊंचाई के लिए H बराबर होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। सॉरी, H बराबर R बराबर अधिकतम दूरी के लिए R बराबर होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G के रूप में। तो अपने पास कंडीशन बनती है साइन 2 थीटा, अपन ने लिखा था थीटा बराबर 45 डिग्री होने पर ही आपको अधिकतम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जब आप इस पत्थर को ऊपर की ओर अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में थीटा का मान 45 डिग्री आपको रखना होगा। जब 45 डिग्री रखोगे तो बल का मान कितना होगा? जितना बल भी आपके पास बना हुआ है। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, जिसको आप अपनी नोटबुक में तुरंत जल्दी से नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? वो भी आपको लगभग इसी तरह का सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि 0.1 किलोग्राम सनहती पत्थर पर, मतलब कि m बराबर आपके पास है 0.1 किलोग्राम। ठीक है ना? नेट बल का परिमाण और उसकी दिशा निम्न स्थितियों में क्या होगी? निम्न स्थितियां जो कि आपको कंडीशन दी गई है, पहली स्थिति आपको दी गई है, पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। मतलब एक रेलगाड़ी है, इसने कुछ नहीं बोला कि रेलगाड़ी गतिमान है, विराम में है, क्या है। तो जब कुछ नहीं बोला तो आपको विराम स्थिति को मानते हुए सवाल कॉल करना है। आपने पत्थर को गिराया तो ऐसी स्थिति में आपको पता है ये नीचे की ओर गिरेगा, और नीचे की ओर गिराने के लिए इस पर बल काम करेगा गुरुत्वीय बल के रूप में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहले सवाल का आंसर आपके पास बनेगा F बराबर mg। ठीक है, m का मान है 0.1, g का मान आपके पास है 9.8। तो आपका आंसर क्या बनेगा? पॉइंट डालो आप, यदि आपको कंफ्यूजन रहता है 2 0। कुल मान आपका कितना बनेगा? 0.98 न्यूटन। ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है यह पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, मतलब ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, v नियत है ना, से गतिमान है, और खिड़की से आपने पत्थर गिराया। तो बात तो वही है, पहले स्थिर थी कौन? ट्रेन, तो अभी बल आपका ही काम कर रहा था। अब आप ट्रेन को गतिमान करते हो स्थिर चाल से, लेकिन ट्रेन के द्वारा जो बल लगेगा उस वस्तु पे, उसका मान तो 0 ही है। तो जो भी बल लगेगा उस वस्तु पर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को, कि आपने जब ट्रेन को गतिमान किया, लेकिन गतिमान में आपने कहा ट्रेन की चाल नियत है, तो ट्रेन के द्वारा बल कितना बनेगा? 0, क्योंकि v नियत है तो त्वरण कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना? तो अब जब अपन इसको गतिमान कर रहे हैं और अपन ने पत्थर गिरा दिया, तो पत्थर पर जो भी बल काम करेगा ना, वो खुद का होगा, पत्थर का, ट्रेन का कोई नहीं होगा। और वो कितना होगा? वो क्या आपके पास होगा? 0.98 न्यूटन। ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर क्रियाशील होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात कितना? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थर्ड सवाल आपके पास दे रखा है a बराबर है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा? m का मान कितना है? 0.1, 8 का मान कितना है? 1 के रूप में, कितना हो जाएगा? 0.1 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है आपको? क्वेश्चन 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा हुआ है। अब रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा हुआ है, तो बताओ वो रेलगाड़ी के सापेक्ष विरामावस्था में क्या होगा? ऑलरेडी रेलगाड़ी विरामावस्था में है।
अब पत्थर का त्वरण दे दिया तो बात तो वही होगी आपके पास, ये वाली a बराबर अब भी 1 मीटर प्रति सेकंड है, पहले ट्रेन के लिए गिरा था ये, अब पत्थर के लिए गिराएंगे तो फॉर्मूला आपके पास लगेगा F बराबर ma, तो m का मान है 0.1 इंटू 1 मतलब कि 0.1 न्यूटन। ये आपका आंसर बनता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है कि a लंबाई की एक डोरी का एक सिरा m संहति के द्रव्यमान से बंधा हुआ है। देखिए इधर यह डोरी की लंबाई अपने पास है l लंबाई, ठीक है। यहां एक द्रव्यमान है m जो आपने डोरी से बांध रखा है। आप इसको खूंटी से बांध देते हैं और वृत्तीय पथ में गतिमान करते हैं तो नेट बल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा सवाल हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कण मतलब कि वस्तु जब वृत्ताकार पथ में गतिमान रहेगी, आप किसी डोरी में जब पत्थर बांधते हो तो डोरी क्या होती है? तनिक अवस्था में रहती, खिंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में डोरी में तनाव बल क्रियाशील होता है जो कि केंद्र की ओर लगेगा T, ठीक है ना। ये तनाव बल T क्या करेगा? इसी ही वस्तु को वृत्ताकार पथ में बनाए रखने के लिए अभी केंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो ऐसी स्थिति में इस तनाव बल T का जो मान बनेगा, अभी केंद्रीय बल होता है mv²/r, और r की जगह आपके पास डोरी की लंबाई है त्रिज्या का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि डोरी ही तो घूमेगी, ये डोरी ही इसी तरह वृत्ताकार पथ में घूमेगी। तो जितनी डोरी की लंबाई है वही त्रिज्या का काम करेगी। तो आपका आंसर क्या हुआ? T बराबर mv²/L। आपके पास इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका काम करेगा T बराबर mv²/L के रूप में, ठीक है, जो कि तनाव बल T से प्राप्त होता है। मतलब कि T बराबर हो गया mv²/L T। आप ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर होगा इसमें। देखिए जल्दी से सवाल नंबर 5 भी आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है सुनिए। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल, मतलब कि u बराबर आपको दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। गतिशील 20 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर m बराबर दे रखा है 20 किलोग्राम, ठीक है। आगे कहता है 50 न्यूटन का मंदन बल, मंदन का मतलब हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो एक बराबर आपके पास कितना हो गया? -50 न्यूटन। तो आपको ये कहता है कि समय निकालना है, मतलब ये पिंड कितने समय में रुक जाएगा, T का मान निकालना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं चूंकि एक बराबर होता है ma, तो अपने पास बनेगा a का मान निकाल लो F/m। F का मान है -50 और m का मान आपको दे रखा है 20, मतलब कि a बराबर आपको बन जाता है -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अपने को निकालना क्या है? समय T निकालना है, u दे रखा है। अब ऐसी समीकरण बताइए जिसमें T आता हो। v बराबर u प्लस at, बहुत इजी समीकरण है। चूंकि गति की प्रथम समीकरण से v बराबर होगा u प्लस at। अब u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग। अब अपन जानते हैं जब आप उसमें मंदन बल बना रहे हो तो अंत में वस्तु रुकेगी, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में अंतिम बल का मान कितना, अंतिम वेग का मान कितना हो गया? 0। u का मान आपको दे रखा है 15 प्लस a का मान आपने निकाल लिया -2.5 और इंटू t, ठीक है। आपने पक्षांतरण किया, आप लिख सकते हो इसको 15 बराबर होगा 2.5 और इंटू t। तो t बराबर आपको बनेगा 15/2.5। पॉइंट आया, एक 0 पड़ जाएगी, तो आपके पास बन जाता है ये t बराबर 6 सेकेंड। ये आपका आंसर बनता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर कॉपी में आप लिखिए। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को आप लिखकर डालते रहिए, उसको अपन सॉल्व करके आपको देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहता है? 3 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से
3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। सन्हति मतलब कि द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर आपका है यह क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है सन्हति द्रव्यमान m बराबर कितना है आपके पास 3 किलोग्राम, ठीक है 3 किलोग्राम। आगे क्या कहता है आपको यह 25 सेकेंड समय आपको दे रखा है, t बराबर है 25 सेकेंड। और चाल परिवर्तन डेट मीन्स वेग परिवर्तन आपके पास है 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड। तो एक काम करते हैं, एक को तो ले लेते हैं u, एक को ले लेते हैं v के रूप में। v अपने पास है 3.5 मीटर प्रति सेकंड और u अपने पास है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। आगे क्या कहता है आपको कि गति की दिशा को अपरिवर्तित रहती है, तो बल का परिमाण आपको बताना है और इसकी दिशा बतानी है। अब जैसा कि अपन जानते हैं बल अपने को निकालना है, तो F बराबर होता है ma। कोई ऐसा फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है जहां पर त्वरण अपने से ज्ञात हो सके। तो बहुत इजी सवाल के रूप में अपने पास है गति की फर्स्ट समीकरण से, ठीक है ना। अपने पास क्या बनेगा v बराबर u प्लस at, मान रख दो 3.5 बराबर कितना 2 प्लस a और 25, ठीक है। पक्षांतर करोगे तो 1.5 रहेगा बराबर कितना a और इंटू 25, ठीक है। तो अपने को मिलेगा a बराबर 1.5 बटे 25, ठीक है। ये हो गया अपने पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको चाहिए बल, तो क्योंकि अपन जानते हैं F बराबर होता है ma, तो F बराबर बनेगा m का मान अपने पास है 3 और a का मान आपने क्या कर लिया 1.5 बटे 25, ठीक है ना। आप इसको हल करते हैं तो F बराबर आपको बनता है, पॉइंट आया नीचे 0 बन जाएगी, ऊपर 15 थी 45, नीचे है 250। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू लगभग बनती है 0.18 न्यूटन। ये आपके पास आता है बल, जो कि इस सवाल का पहला भाग है। अभी कहता है दिशा बताओ, तो अभी कहता है दिशा अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि जिस दिशा में आपने बल लगाया ना उसी दिशा में वस्तु जा रही है। तो दिशा क्या बनेगी बल की दिशा के अनुदिश। इस क्वेश्चन में दिशा आपके पास क्या बनेगी बल की दिशा के अनुदिश। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर के, आपके पास क्वेश्चन आपको सारे अपनी कॉपी में करने चाहिए। अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 5 किलोग्राम सन्हति के किसी पिंड पर m बराबर, क्वेश्चन नंबर आपका है यह 7, m बराबर है कितना 5 किलोग्राम, ठीक है ना। कितना 5 किलोग्राम पिंड पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत काम करते हैं। अब देखो पहला कौन आ रहा है 8, दूसरा आ रहा है 6। तो पहले को मानोगे F1, जो पहले आ रहा है ना उसको 1 और बाद में जो आ रहा है उसको 2। तो अपन ने कहा F1 बराबर तो कितना होगा 8 न्यूटन और F2 बराबर कितना होगा 6 न्यूटन आपके पास बन जाता है, ठीक है ना। लंबवत क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना, लंबवत इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जैसे ये बल हो गया F1 और ये बल हो जाता है F2, ये मूल बिंदु 0 हो गया, ठीक है। पिंड के त्वरण का परिमाण निकालना है, त्वरण और दिशा दो निकालनी है अपने को। तो परिणामी बल कौन सा होगा, परिणामी आपके पास रहता है इनके बीच में ही बनेगा परिणामी जो भी होगा। तो अपन जानते हैं परिणामी बल का मान F बराबर समांतर चतुर्भुज के नियम से अपन ने पढ़ा था और आपको मैंने उसमें बोला भी था कि यह एक ऐसा फॉर्मूला होता है जहां सदिश राशियों के मध्य स्थिति या परिमाण ज्ञात किया इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो आपके पास बनेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है ना। फॉर्मूला था अपने पास वहां P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब यहां आपके पास थीटा चूंकि 90 डिग्री के कोण पर है ये, और अपन जानते हैं cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए F बराबर आपको बनेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 8 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है अपने पास 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, मतलब कि आपके पास होता है 100, मतलब कि हो गया 10 न्यूटन। ठीक है ना। आपको चाहिए त्वरण, तो अपन जानते हैं F बराबर होता है ma। ठीक है, F का मान आपने निकाल लिया, A का मान है 5, सॉरी M का मान 5, तो A बराबर आपको बनेगा कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर बनता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दिशा भी बताओ आप। दिशा आपको बहुत मैंने तरीका बता रखा, tan थीटा बराबर y बटे x। अब y के रूप में F2 है आपके पास और x के रूप में आपके पास है F1। F2 का मान आपके पास बनता है कितना, कितना है आपके पास 6 और इसका मान है 8। आप इसको सोल्व करोगे 3/4, तो थीटा बराबर लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3/4। ये आपका आंसर बन जाता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 7। इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो। चलिए अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो रिक्शे का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड पर रोक लेता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर आपका है 8। ठीक है ना। इसका वेग अपने को दे रखा है। ठीक है ना, वेग अपने पास है 36 किलोमीटर पर हॉवर्स। मीटर में कन्वर्ट कर दो, 36 इंटू 5/18, 36 दो बार कटेगा, 5 इंटू 2 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम आपको दे रखा है t बराबर कितना 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड को ब्रेक लगा देता है एकदम से। अब आपको पता है जब ब्रेक लगा रहा है वो ऑटो रिक्शे का, तो एकदम से ऑटो रिक्शा रुकेगा, मतलब कि नेगेटिव होगा, त्वरण मंदन बनेगा। ठीक है ना। तो जब वो ब्रेक लगाएगा तो ऐसी स्थिति में अंतिम वेग v बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है ना। तो अपन ये कहते हैं इस स्थिति में v बराबर क्या होगा 0, तो आपको बनेगा v बराबर u प्लस at से। v का मान हो गया 0, u का मान आपके पास है 10, a का मान आपको ज्ञात करना है, t का मान है 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस की 10/4, मतलब कि a बराबर होगा माइनस के 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, अपने को नीड रहेगी इसकी, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है अपने को कि यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट आता है, ठीक निकट मतलब कि कांटेक्ट में हो गए दोनों एक दूसरे के, है ना, तो ऐसी स्थिति में वाहन का औसत मंदन क्या हो, मंदन बल क्या होगा। जब आप ऑटो रिक्शे को बालक के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास यहां इसने नीचे लिखा है ऑटो रिक्शा तथा चालक, मतलब कि जो ऑटो है ना उसका द्रव्यमान तो है 400 ग्राम 400 किलोग्राम, और जो उसमें वाहन चालक है मतलब कि ड्राइवर, उसका द्रव्यमान दे रखा है 65 किलोग्राम। तो कुल द्रव्यमान अपने पास m बराबर है 400 प्लस 65, मतलब कि 465 किलोग्राम। अब बहुत इजी हो गया, इसलिए F बराबर हो जाता है ma। ठीक है ना, m का मान है 465 और a का मान है माइनस के 2.5। आप सोल्व करोगे आपको कितना आएगा, पॉइंट डालो 10 आएगा, नीचे कैंसिल करते हो तो 465 को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास बनता है 1162.5 न्यूटन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर बनता है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है यह अपन इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कहता है कि 20,000 किलोग्राम उत्थापन संहति, उत्थापन का मतलब है स्टूडेंट ऊपर की ओर जाता हुआ उत्थापक की स्थिति को कहते हैं उत्थापक बल। अपने पास आगे आएंगे भी, लेसन नंबर 9 में होगा, अपने पास लेसन नंबर 10 में होगा उत्थापक बल। उत्थापक का मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाने वाला बल। ठीक है ना।
तो किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक त्वरण के साथ, मतलब कि अपने पास है रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान m बराबर आपको दे रखा है 20,000 किलोग्राम, ठीक है ना। और कहता है यह 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक त्वरण a बराबर दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो रॉकेट देखते हैं अपन इसमें, यह आपके पास है रॉकेट। अब ये रॉकेट ऊपर जाएगा, सही है, घटना तो यही है, होता भी यही है। तो ये किस त्वरण से जा रहा है, a बराबर आपके पास है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से। लेकिन अपन जानते हैं कि इसका जो गुरुत्वीय बल है ना, F बराबर कौन सा, mg, वो नीचे की ओर क्रियाशील होगा। लेकिन रॉकेट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। किस बल से जाएगा, F बल से जाएगा, ठीक है ना। और F बल अपने पास क्या होगा, वो ही तो अपने को निकालना है यहाँ पे उत्थापक बल के रूप में, इस F का मान निकालना है। ये त्वरण a है, मतलब कि यहां बल का मान बनता है ma के रूप में आपके पास। अब संतुलित अवस्था क्या है, यदि अपन संतुलित अवस्था में जानते हैं तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, जो एरो समान दिशा में होते हैं ना उनको जोड़ दो और विपरीत दिशा में एरो के बराबर कर दो। डायग्राम को दोबारा समझो, रॉकेट आपके पास है, रॉकेट की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाने वाला बल कौन सा है, एक बल है। लेकिन गुरुत्वीय बल क्या होता है, हमेशा विपरीत दिशा में नीचे की ओर क्रियाशील ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये उत्थापक बल जो ऊपर जा रहा है इसको अपन परिवर्तित करेंगे किसमें, ma। भाई ये ma क्या है, इसकी एक्सेलरेशन त्वरण जो दे रखा है ना उसके आधार पर लगने वाले बल का सूत्र है, एक बराबर ma, ठीक है। यही तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये दोनों एरो तो एक दिशा में हो गए और ये इसकी विपरीत दिशा में है। तो हमने कहा संतुलन में, संतुलन की अवस्था में क्या बनेगा, F प्लस ma बराबर होगा mg, ठीक है ना। या आप इसको लिख सकते हैं F बराबर होगा mg माइनस ma, या F बराबर हो जाएगा m कॉमन ले लो, g माइनस a। F का मान आपको निकालना है और m का मान आपको दे रखा है 20,000। g का मान अपन सुविधा के लिए मान लेते हैं, कितना मान है, 9.8 ही लेते हैं, चलिए। माइनस के a का मान है 5। आप जब लेस करते हो तो 20,000 इंटू 9.8 में से 5 कम करते हो तो 4.8। आप सोल्व करेंगे तो पॉइंट आओगे, नीचे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 20,000 को आप 48 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 दूनी 16 के 6, हासिल के 4 और इंटू 2 8 और 1 9, आपके पास होते हैं यह न्यूटन। एक बार आंसर आप चेक कर लेना कैलकुलेशन में, ठीक है। इस तरह से आपका इक्वेशन बनता है, इसको आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए। स्टूडेंट एक बात और ध्यान दो, यहां पर जैसे आपसे कह रहा है उत्थापक अधिकतम अवस्था के लिए बात करता है ना, तो अधिकतम अवस्था की स्थिति में आपके पास जो माइनस चिन्ह बनता है ना, ये आपको लिखना है योग के रूप में। तो एक बराबर आपके पास बनेगा m g प्लस a, ठीक है। m आपके पास है कितना, 20,000, g लगभग 10 मान लो आप, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 20,000 इंटू 15 कितना बनेगा, 15 इंटू 2 30 है ना, 0 0 0 0 और 30। मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 3 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन। ये भी आपका आंसर काम करेगा, ठीक है। ये तो है प्रतिरोध के रूप में, प्रतिरोध बल, मतलब कि इतना विरोध बल बन रहा है। और उत्थापक बल के रूप में आपका बन जाता है 3 इंटू 10 की घात 5, मतलब कि जो ऊपर लेके जा रहा है ना इसको, इस बल का मान वो ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो घर्षण की प्रक्रिया में जो बल बनता है वो बल आपका बनेगा ये 96,000 न्यूटन के रूप में, जिसके अंतर के रूप में होगा रिजल्टेंट, ठीक है ना। रिजल्टेंट जो इसके द्वारा बल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक इसलिए बोल रहा हूं, देखो 3 शब्द हैं यहाँ पे, 3 तरह के बल बन रहे हैं। एक तो जो ऊपर ले जा रहा है उत्थापक बल, जो कि ये, एक इस स्वयं का वो ये है। और यदि आप इन दोनों का अंतर निकाल लेते हो, अंतर निकालने के बाद जो मान आएगा वो होगा उस वायु का जिसमें ये रॉकेट गतिमान है ना,
वो कितना बल बना रही है वायु, उसका प्रतिरोध बल बनेगा। ठीक है, इस तरह से 3 बल यहां पर ज्ञात किए जा सकते हैं। लिखो इसको अपनी कॉपी में जल्दी से, दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना ताकि डाउट आपका क्लियर रहे। चलिए अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान आरंभिक चाल से। उत्तर की ओर, देखो आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, ध्यान रखना इसको, है ना। ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट डायरेक्शन। ये कहता है आपको कि 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से, आरंभिक चाल आपको दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि u बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड। 0.40 संहति मतलब कि द्रव्यमान, m बराबर कितना दे रखा है 0.40 किलोग्राम। ठीक है, दक्षिण दिशा की अनुदिश 8 न्यूटन का, दक्षिण दिशा की अनुदिश मतलब कि इस दिशा में, और आपको पता है ये अपोजिट हो गई नॉर्थ के विपरीत में, है ना। तो इसका मतलब हो गया F आपको जो दे रखा है ना वो माइनस का है, ठीक है ना, क्योंकि या तो आप उत्तर की ओर हो और बल लग रहा है पीछे, डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट हो गई, इस वजह से आपके पास चल लगेगा किसका माइनस का। कितना दे रहा है ये 8 न्यूटन। चलिए त्वरण निकाल लेते हैं पहले तो इसका अपन, एम ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8, है ना। m का मान आपको दे रखा है 0.40, a बराबर कितना माइनस के 8, तो a बराबर कितना होगा माइनस के 8 बटे 0.40। सोल्व करते हैं इसको अपन, तो अपने पास a बराबर आएगा कितना आएगा, पॉइंट आपने लाया ऊपर 2 जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। 40 को आपने 0 से 0 कट जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका माइनस का याद रखिएगा, आगे चलना है फिर उसको लेके, है ना। चलिए अपन को अभी कहता है कि आपको t बराबर 0 तथा उस समय पिंड की स्थिति को x ले लो, सही है। अब t बराबर माइनस के 5 सेकंड पर, पहला सवाल है t बराबर माइनस के 5 सेकंड, ठीक है, ये जिस पर आपको कहता है कण की स्थिति ज्ञात करो। बहुत ही सवाल हो गया, ये आपको निकालनी है। तो अपन जानते हैं गति की कौन सी समीकरण, सेकंड समीकरण। अपने पास क्या है s बराबर होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब ध्यान देना, आपको ये बोलना चाहता है t बराबर माइनस के 5, मतलब कि इस प्रारंभिक स्थिति के पहले, प्रारंभिक स्थिति के पहले की स्थिति में जो त्वरण बनेगा होगा ही नहीं। तो यहां पर आपके पास a इक्वल टू कितना रहेगा 0। यदि माइनस का प्लस होता ना तो आपको 0 नहीं करना होगा, यहाँ पर a का मान आपको लेकर चलना पड़ेगा फिर, यदि माइनस का प्लस होता तो। लेकिन नेगेटिव विपरीत चला गया, ये विपरीत जाने की स्थिति में ये भाग आपका 0 बन जाता है। तो s बराबर आपको बनेगा u का मान कितना है 10 और t का मान कितना है माइनस के 5 और प्लस ये हो जाएगा 0। तो s बराबर आपको कितना मिलेगा माइनस के 50 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का पहला भाग पूरा होता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन का दूसरा भाग देखिए आप। क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या कहता है आपको कि t बराबर 25 सेकंड पर, 25 सेकंड की स्थिति को अब आपको ज्ञात करना है। t बराबर 25 सेकंड पर, अब देखो इसमें ध्यान दें, s बराबर ut प्लस हाफ a t। अब यहां 0 नहीं होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि प्लस के आ गए अपने पूर्वानुमान वाली अवस्था नहीं है, ये पूर्वानुमान वाली अवस्था थी आपके पास। तो s बराबर हो जाएगा u का मान आपके पास है 10, t का मान है 25 प्लस 1/2, a का मान आपके पास है माइनस के 20, t का मान है आपके पास 25 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 250 प्लस, ठीक है ना, माइनस के 10 हो जाएगा, ये लो माइनस के 10 लिख दिया, 25 का स्क्वायर कितना 625, ठीक है। इसको अपन हल करेंगे 250 माइनस हो जाएगा ये 6250, कितना आ जाएगा माइनस के 6000 मीटर। ये आपका
सेकंड आंसर आता है। अब थर्ड आंसर आपको देता है यह अगला सवाल के रूप में, जो अपने को कहना चाहता है ये कि 100 सेकंड की स्थिति है। 100 सेकंड। सवाल को अपन दोबारा पढ़ते हैं। चलिए अब अपन लेते हैं केस नंबर 3। इसका थोड़ा लैंग्वेज काफी टिपिकल है, इसकी ध्यान देना। और केस नंबर 3 डिफरेंट भी है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप अपने पास नोट ही वो अलग चीज अलग थी बिल्कुल ही। ये सवाल को इसने काफी चेंज कर दिया आप अपने पास यहाँ पे, है ना। क्या कहना चाहता है ये, अपने पास कि t बराबर 100 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी। अब देखो सुनो, इसने सवाल में अपने को शुरू में कहा है कि 30 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। 30 सेकंड तक तो जो बल है ना वो कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, जिसका त्वरण बनता है यह। 30 सेकंड के बाद, अब जब मंदन बल है तो 30 सेकंड के बाद क्या होगा, वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी, मतलब कि उसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो अब ये कहना चाहता है 100 सेकंड तक निकालो आप। तो अपना जो तीसरा भाग है ना इसका, t बराबर 100 सेकंड तक, इसको अपन दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो बना लेते हैं 30 और एक बना लेते हैं 70, क्योंकि 30 तक की तो स्थिति में त्वरण ये आएगा, लेकिन 70 की स्थिति के लिए त्वरण a बराबर कितना हो जाएगा, 0 के रूप में। तो हमने इसको दो भाग बना दिए। इसके भी पहला भाग हमने इसमें लिख दिया 30 सेकंड में तय दूरी, कितनी दूरी तय करेगा उसको अपन निकालते हैं x1 के रूप में। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान आपके पास है 10, t का मान आपके पास है 30, ठीक है ना, प्लस हाफ a का मान कितना है आपको माइनस के 20, और t स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर। तो x1 बराबर आपके पास बनेगा 300, 10 बार 900 जाएगा, माइनस की कितना होगा 900 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है, कितनी बनेगी 9000, है ना। 9000 बराबर कितना हो जाएगा 8700 मीटर माइनस का, है ना। ये आपने केवल 30 सेकंड निकाली। अब 30 के बाद वो 31 पे आ गया और 31 से लेके चलता है 100 सेकंड तक, तो उस दौरान उसका वेग क्या होगा। तो हमने कहा नंबर 2 में 70 सेकंड के दौरान वेग क्या होगा, वेग निकालते हैं, दौरान वेग निकालते हैं अपन। तो अपन जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at, है ना। v अपने को निकालना है, u अपने पास कितना है प्रारंभिक वेग के रूप में, अपने पास कितना बनता है u का मान कितना दे रखा है 10, ठीक है, माइनस a का मान कितना है 20, t का मान कितना है, कितने समय के लिए निकाल रहे हो 30 के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में कितना बनेगा आपके पास, सोल्व करो इसको भी। v का मान कितना हो जाएगा 3 × 2 600, 600 में से 10 गए तो 590, तो v कितना हो जाएगा माइनस के 590 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको बताना है कि इस समय में, कितने समय में 70 सेकंड में, इस चाल से जब ये चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसलिए 70 सेकंड में चाल v बराबर माइनस के 590 मीटर प्रति सेकंड से तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, कितना बनेगा, चाल है माइनस के 590 और समय अपने पास कितना है 70। मल्टीप्लाई करो आप, कितना आता है यह, जिसको अपन नाम देंगे x2। मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना बनेगा ये आपके पास, देखो दोनों जीरो तो अपने लिख दी, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल के 6, 7 पंजे 35 और 6 35 और 6 41, तो आपके पास बनते हैं माइनस के 41। ठीक है, ये आ गया अपने पास मीटर। इसलिए कुल दूरी कितने समय में 100 सेकंड में कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, दोनों को जोड़ दो। x1 का मान कितना आया था आपका माइनस के 8700 प्लस माइनस के 41,300 मीटर। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो माइनस तो रहेगा ऐसे अपने पास, 0 0 7 और 3 10 की 0 हासिल के 1 8 9 और 1 10 की 0 हासिल के 1 5 मीटर, मतलब कि 50,000 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आता है।
मतलब कि 100 सेकंड में उस वाहन के द्वारा जो भी दूरी तय की जाएगी वो 50,000 मीटर के रूप में होगी। या आप इसको यूं भी कह सकते हो -50 किलोमीटर। मैंने क्या किया, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ये तीसरा भाग पूरा होता है। जल्दी से लिखिए इसको कॉपी में अपनी। चलिए अगला सवाल अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको बोला गया है कि कोई ट्रक है विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है ना, विराम अवस्था में है, मतलब कि u बराबर अपने पास बनता है 0। त्वरण a बराबर अपने को दे रखा है, इसने कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है आपके पास, से गतिशील है। तो t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है ना, t बराबर 10 सेकंड पर, इसका मतलब ये है t बराबर 10 सेकंड समय के बाद। ठीक है ना, t बराबर 10 सेकंड के बाद जो ट्रक पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, वो क्या करता है, जो कि 6 मीटर की ऊंचाई पर है और एक पत्थर गिराता है। देखो ये जैसे ट्रक पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, पत्थर गिराता है, पत्थर इस तरह से गिरेगा। अपन ने पढ़ा था प्रक्षेपी गति में। ठीक है ना, जब आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऊपर परवलयिका पथ में जाती है, नीचे गिरती है। और मैंने उस दौरान आपको उदाहरण भी दिया था कि जैसे जेट विमान से, जब ये लड़ाकू विमान होते हैं, किसी वस्तु को जब आप गिराते हो ना, तो वो वस्तु ठीक न गिर के या उससे आगे की ओर गिरती है। तो सैनिक लोग क्या करते हैं, जहां उनको वस्तु को गिराना होता है उसके पहले से ही उस बम को गिरा देते हैं। कुछ देर के लिए वह सीधी रेखा में गतिमान होता है और फिर नीचे की ओर गिरता है। उसका जो पथ बनता है वह परवलयिकार रूप लेता है। तो इस तरह से अपना ये गति का पथ बनेगा। ठीक है, आगे कहता है 6 मीटर की ऊंचाई है यहाँ पे अपने पास। ठीक, अब देखो पहले तो अपन इसके वेग घटक निकाल लेते हैं। ये वेग है इसका, पत्थर का, इसके वेग घटक हो गए 2, ये तो हो गया vx और ये हो जाता है अपने पास vy के रूप में। ये एंगल अपने पास बन गया कितना, थीटा। ठीक है सब, चलो आ जाओ। मतलब ये वेग, इसको यूं बना लो, तुम कहोगे सर ये झुका हुआ कैसे है, ये किस तरह से है वेग अपने पास, है ना, जिस वेग से इसने पत्थर को गिराया। अभी कहता है कि आप t बराबर 10 सेकंड पर बाहर गिराता है, तो t बराबर 11 सेकंड पर, मतलब 10 सेकंड तक कुछ नहीं करना आपको, 11वें सेकंड पर उस पत्थर का वेग और त्वरण क्या होगा, ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलो पहले तो अपन वेग निकालते हैं इसका। भाई पत्थर का वेग क्या रहेगा, अंतिम वेग के रूप में v का मान निकालते हैं। तो अपन जानते हैं गति की प्रथम समीकरण अपने पास है। मैं प्रथम समीकरण क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो आपको एक तो v चाहिए, u आपको दे रखा है, a आपको दे रखा है और t बराबर आपको दे रखा है इसने कितना, 10 सेकंड। ठीक है ना, t बराबर आपके पास कितना है, 10 सेकंड। इससे आपके द्वारा फर्स्ट समीकरण को लेने पर v का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो v बराबर बनेगा u प्लस at। v u बराबर 0, a का मान है 2, t का मान है 10। तो आपको बनता है v बराबर कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग आ गया आपके पास, किसका, पत्थर का, कि पत्थर को इस वेग से नीचे गिराया जा रहा है। ओके, चलिए अब हम x और y दिशा में वेग घटक निकालेंगे कि x दिशा में वेग घटक क्या है और y दिशा में वेग घटक क्या है। क्यों कर रहे हैं अपन हिसाब, अभी मैंने कहा है कि जब आपने पत्थर को गिराया ना, तो क्षणिक भर के लिए वो क्षैतिज रेखा में चलेगा और क्षैतिज रेखा में कौन ले जाएगा, ये vx घटक। कौन लेकर जाएगा, vx घटक आपको लेकर जाएगा। तो इस vx का मान कैसे निकालेंगे आप, आपके पास वही गति के समीकरण के रूप में है। भाई ये जो इसका प्रारंभिक वेग है ना, यही आपके पास क्या रहेगा, क्षैतिज वेग के रूप में। तो हमने कहा इसलिए x अक्ष की अनुदिश वेग, अपन ने इसको लिख दिया अनुदिश वेग, vx बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, क्षणिक भर के लिए ही। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए काम करेगा, बाद में इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसका ही प्रभाव आपके पास चलेगा। ठीक है, फिर कितना है अपने पास
t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है 6 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर गिराता है, 6 मीटर की ऊंचाई से पत्थर गिराता है। ठीक, तो अपने को एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अभी तो अपने को यहाँ पर वेग घटक निकालना पड़ेगा, कौन सा वाला, ऊर्ध्वाधर घटक। अब वेग घटक निकालने के लिए वही कंडीशन आपके पास बनती है दोबारा से, कौन सी, कि ये वाई घटक कब काम करेगा, जब पत्थर को गिराया, पत्थर को गिराने के बाद एक्स घटक का मान हट गया। एक्स घटक का मान कब हटेगा, 10 सेकंड के बाद और 11वें सेकंड तक। तो 1 सेकंड के लिए आपके पास वाई घटक काम करेगा। तो हमने कहा इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदिश वेग वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए और टी, यहां ए वाई लेते हैं। अब ए वाई कौन होगा, गुरुत्वीय त्वरण, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण आपके पास काम कर रहा है, अपन लिख देते हैं यहाँ पे ए वाई बराबर जी बराबर होगा 10 मान लेते हैं अपन सुविधा के लिए, ठीक है। और यू वाई आपके पास 0 है सही, और टी आपके पास कितना हो जाएगा 11 माइनस 10 मतलब कि 1 सेकंड, ठीक है। तो आपको बनेगा वी वाई बराबर होगा यू वाई का मान 0 प्लस 10 और इंटू 1 मतलब कि आपके पास वी वाई बराबर कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए आपने एक्स घटक निकाल लिया, आपने वाई घटक निकाल लिया, अब आपको परिणामी वेग चाहिए। क्या चाहिए, परिणामी वेग। और सीधी सी बात है, परिणामी वेग अब आपके पास बन जाएगा, इसलिए परिणामी वेग v बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स का मान आपके पास है कितना 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना 400 प्लस 100 बराबर अंडर रूट 500। आप वर्गमूल लेते हो तो v बराबर बनता है आपके पास 10 अंडर रूट 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपका परिणामी वेग जो कि आपका आंसर पूछता है। ये एक चीज और पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि आपको इस वेग की दिशा भी बतानी है कि दिशा क्या रहेगी, ठीक है ना। तो दिशा अपने पास क्या बनेगी, सीधी सी बात है, इसलिए टेन थीटा बराबर मैंने आपको बोला है वाई घटक बटे एक्स घटक। तो वी वाई का मान कितना था आपके पास 10, एक्स का मान कितना है 20, कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कि आपके पास थीटा बराबर हो जाता है टेन इनवर्स 1/2। आप इसका आंसर लिखना चाहोते हो तो यूं लिख सकते हो, एक्स दिशा के साथ 1/2 टेन इनवर्स 1/2 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। और वाई के साथ भी कितना बनेगा, कुल पूरे 90 डिग्री में से आप इस कोण को घटाओगे तो कोण आपके पास बनेगा वाई दिशा के सापेक्ष। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलिए पहला भाग पूरा हुआ। इसी प्रकार से सेकंड भाग में त्वरण पूछा है आपसे। त्वरण, जैसा कि आप जानते हैं ये वस्तु नीचे की ओर गिराता है, ठीक है ना, ए। तो ए बराबर आपके पास बनेगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, जिसको हमने लिखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में। ये आपका आंसर बनता है, ठीक है ना। मतलब 1 सेकंड के लिए आपके पास जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास एक थ्योरेटिकल सवाल है टोटली, मतलब आपको एक जो अभी तक हमने पढ़ा है वैसे संबंधित सवाल ये आपके पास प्रक्षेपी गति से संबंधित बात कहना चाहता है। जो भी बात है जनरल आप सोल्व कर सकते हो, यदि आपको प्रक्षेपी गति का टॉपिक तैयार है तो आप उसके बेस पे इसका आंसर इजी वे में दे सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आप, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया है कि एक कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी, ध्यान से सुनना, चित्र समझना इसका, ये 2 मीटर की लंबी डोरी है, 2 मीटर, ठीक है ना। 0.1 किलोग्राम संहति का एक गोला है जिसको यहां पर बांध दिया गया है। 0.1 kg। सोल्व करने की जरूरत नहीं, केवल न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल आपको इसका जवाब देना है।
अब ये दोलन करना प्रारंभ करता है और माध्य स्थिति पर गोलक की जो चाल है ना वो 1 मीटर प्रति सेकंड है। माध्य स्थिति का मतलब है कि जब ये मध्य अवस्था में होता है यहां की स्थिति में, ठीक है ना, ये मध्य अवस्था में है तब इसकी चाल कितनी, 1 मीटर प्रति सेकंड। गोलक का प्रक्षेपीय पथ क्या होगा, सीधी सी बात है, ये गोलक जो गतिमान होगा वो इस तरह से गतिमान होगा, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम इस तरह से दोलन करता है, तो प्रक्षेपीय पथ कैसा होगा, प्रक्षेपीय पथ आपके पास होगा परवलयाकार। ये आपका आंसर बनता है पहला, ठीक है ना। प्रक्षेपीय पथ कैसा होगा, पथ ही तो पूछा है, वो अपन ने बता दिया कितना, परवलयाकार होगा, ठीक है। अभी कहता है कि आप एकदम से गोलक को काट देते हो, ये गोलक को आपने काट दिया है बीच में से, क्या होगा, जब गोलक को आपने काट दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सीधी सी बात है, आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी झूले पे बैठे हुए हो, ठीक है ना, एकदम से यदि उन झूले की डोरियों को काट दिया जाए क्या होगा, आप नीचे गिरेंगे। तो ऐसे ही गोलक को आपने बीच में से कट कर दिया तो गोलक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि ऐसी स्थिति में गोलक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, किसमें, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, किसमें, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा। आपके पहले सवाल का आंसर है कि ऐसी स्थिति में जो गोलक है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है, किसके प्रभाव में, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में। अभी कहता है अगले सवाल के रूप में कि माध्य स्थिति पर क्या होगा। देखो माध्य स्थिति का मतलब है यह, अब ये माध्य स्थिति जो है ना, ये देखो एक गोला बना लो आप, एक कल्पना स्वरूप आपने एक गोला बना लिया कि ये कण इस तरह के गोलाकार पथ में गतिमान हो रहा है, ठीक है, ये कुछ क्रॉस बना लेते हैं, ये मतलब यहां तो आपने इस गोले को बांध रखा है, नहीं यहां मान लो आपने यहां बांध रखा है, आप इस पत्थर को पूरे वृत्ताकार पथ में इस तरह से गतिमान करते हो। सुनना ध्यान से, यदि जब आपके पास ये पत्थर यहां पर है, यहां पर जैसे झूला होता है ना, झूला चक्री होती है, उस झूले में जब आप ऊपर जाते हो ना, बिल्कुल ऊपर की ओर आप होते हो, तो आपको अपने भार में कमी प्रतीत होती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई द्रव्यमान ही नहीं, अब हम उड़ने वाले हैं, हम गिरने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब टॉप पर वस्तु होती है ना तो उसका वेग कितना होता है, 0। अब वो वस्तु जब नीचे की ओर गिरेगी ना तो उसको धीरे 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 अपने भार में वृद्धि प्रतीत होने लगेगी, और जैसे न्यूनतम बिंदु पर आएगा यहाँ पर तो वह एक विरामावस्था है, पुनः उसको भार में वृद्धि होगी, और यहाँ पर अधिकतम स्थिति पर जाकर उसका भार स्थिर जाएगा, मतलब कि 0 के रूप में बन जाएगा, ठीक। अब कंडीशन ये है कि जब ये वस्तु नीचे की ओर गिर रही है ना तो ऐसी अवस्था में ऊपर ऊर्ध्वाधर बिंदु पर इसका वेग 0 है, तभी तो नीचे गिरेगी। यदि यहां पर वेग 0 नहीं करते ना तो ये वस्तु नीचे नहीं गिरती आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में हमने कहा कि आपने माध्य स्थिति पर, जैसे मान लीजिए ये माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति पर यहां पर यदि आप वर्क करते हो तो ये माध्य स्थिति पर वस्तु को ले जाने के लिए जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या करेगा, सीधी रेखा में ले जाने का प्रयत्न करेगा। मैंने आपको पढ़ाते हुए कुछ समय कहा था, प्रक्षेपी गति में आप एक डोरी लो, पत्थर से एक सिरे को बांध दो और एक सिरे को अपने हाथ में रखो और आप उसको गोलाकार घुमाओ। अभी केंद्र बल में अपने पढ़ाता सोचिए, यदि आप एकदम से अपने डोरी को छोड़ देते हो तो डोरी कुछ देर के लिए सरल रेखा में होगी और फिर वह सीधी चली जाएगी कुछ देर के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डोरी आपने छोड़ा और तुरंत भाग गई, थोड़ी देर के लिए वो वृत्ताकार पथ को पूरा करेगी और फिर वापिस से वो सीधी निकल जाएगी। तो ये क्या है, क्षैतिज घटक। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर कौन सा बल क्रियाशील होगा, क्षैतिज घटक, जो उसको आगे की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका केवल थ्योरी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक जनरल आंसर लिखने हैं कि पथ परवलयाकार होगा, अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 होगा, और जब क्षैतिज घटक प्रभावकारी है तो वस्तु सरल रेखीय पथ में गतिमान होगी। ये 3 आंसर आपको मैंने बताए, ठीक है। जल्दी से आप अपनी कॉपी में जो मैंने बोला उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देना, अच्छा सवाल है ये आपके पास, कई कंपटीशन एग्जामों में इस तरह का सवाल आता भी है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा सवाल है, किसी व्यक्ति की संहति मतलब कि उसका द्रव्यमान, कई बार अपने पास वर्ड आया है ये
जिसको बोला गया है 70 किलोग्राम है साहब वस्तु का वजन। ठीक है ना। एक गतिमान लिफ्ट की तुला पर खड़ा हुआ है। लिफ्ट की तुला से मतलब है जो लिफ्ट होती है ना, वेट मशीन, उस पर खड़ा हुआ है, एक सिंपल है। अब उसके साथ उसने क्या किया, उस तुला को अटैच कर दिया। अब इसमें आपको 1 2 3 4 सवाल दे रखे हैं। 4 सवाल में सबसे पहले अपन पहला सवाल का सोल्व करते हैं। ए भाग, चित्र ध्यान देना, चित्र के थ्रू आसानी से आप इसको समझ सकते हो। बोला गया है 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है लिफ्ट। जो है ना वो क्या है, देखो ये लिफ्ट है आपके पास, सपोज ये, इसकी चाल आपको v बराबर दे रखी कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान है, ये नियत है आपके पास, है ना। और ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब कि एक तो प्रतिक्रिया बल हो गया, एक वस्तु का भार हो गया mg के रूप में। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है यहां पे आप देखिए v नियत है, तो बताओ a कितना होगा, 0 बनेगा, क्योंकि अपन जानते हैं त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, और वेग नियत है। जब आप नियत राशि का अवकलन करते हो तो वो मान हमेशा 0 बनता है। तो संतुलित अवस्था में आपको क्या बनेगा, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, mg। कितना बना आपके पास, m का मान है 70, g सुविधा के लिए 10 मान लो आप, तो आपके पास कितना रहता है, 700 न्यूटन। ठीक है, ये आपका इस सवाल का पहला भाग कंप्लीट होता है, जिसमें आंसर आपका आएगा 700 न्यूटन। आ जाइए इसके बी सवाल पर, ध्यान दो। बी सवाल में क्या कहता है, ये वही लिफ्ट है अपने पास, लेकिन अब ये कह रहा है कि एक समान त्वरण से नीचे जा रही है। देखो इधर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या हो रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है। ठीक है ना। तो कंडीशन अपने पास वही है कि भाई प्रतिक्रिया बल r तो ऊपर ही लगेगा, वस्तु का भार mg नीचे लगेगा। ठीक है ना। अब ये वस्तु नीचे जा रही है, तुम इस चीज को मत देखो, तुम इस चीज को देखो कि इन दोनों में से कौन सा बल ज्यादा होना चाहिए। यदि mg ज्यादा है ना तो इसका मतलब ये नीचे जाएगी, और यदि r ज्यादा है ना तो ऊपर जाएगी। तो इनका परिणामी क्या बनेगा, यदि mg ज्यादा है तो mg माइनस r लिखना पड़ेगा, और यदि r ज्यादा है तो आपको लिखना पड़ेगा r माइनस mg के रूप में। तो ऐसी स्थिति में इसने कहा है कि नीचे जा रही है लिफ्ट, क्या है, नीचे जा रही है, तो आपके पास परिणामी बल बनेगा, इसलिए mg ज्यादा होगा माइनस के r, और बराबर ये त्वरण है a। जो इसका परिमाण बनेगा किसका, व्यक्ति का बल कितना होगा, ma के रूप में, बराबर कर दो आप ma। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर, r को इधर ले जाओ और m को इधर ले लो, और g माइनस a। r बराबर m का मान है 70, g आपने 10 मान रखा है, माइनस के a 5, कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 पंजे 35, 350 न्यूटन। ये आपका सेकंड आंसर आता है। अब इसी में सी सवाल क्या कहता है, सुनो। सी में ये कहता है कि एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। अब सुनो इधर, ये लिफ्ट है, वही बात कि r और यह mg, लेकिन अब कंडीशन क्या है, ये ऊपर जा रही है a, कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, वही बल है इस पर भी, ये व्यक्ति का है आपके पास। तो संतुलित अवस्था में क्या लिखोगे, ऊपर जा रही है ना ये, तो ये ज्यादा हुआ, तो r माइनस mg बराबर कितना, ma। तो r बराबर कितना हो जाएगा, m इधर लेके गए, कॉमन ले लिया, g प्लस a। r m का मान है 70, g 10 प्लस 5, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 15 को आप 70 से गुणा करो, कितना होगा, 105, 1050 न्यूटन। ठीक है ना। ये आपका आता है सवाल नंबर सी, किसका, सवाल नंबर 13 का। चलिए अब आते हैं अपन डी भाग पर। डी भाग पर कहता है यदि लिफ्ट मशीन में खराबी आ जाती है और गुरुत्वीय बल के प्रभाव में और स्वतंत्र रूप से गिरती है, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरती है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रतिक्रिया बल हट चुका। अब जो भी बल काम कर रहा है वो कौन है, ये गुरुत्वीय बल, ये भी नीचे और ये भी क्या है, नीचे, धराम से नीचे गिरेगी। धराम से नीचे गिरने का मतलब क्या हो गया, परिणामी बल का मान 0। तो ऐसी अवस्था में a बराबर
जी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 की अवस्था में। ठीक है ना। देखो एक सीधी सी गणित याद रखो, सीधी सी कैलकुलेशन आप याद रखो। जब भी आपसे किसी सवाल में बोल दे कि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन है आपका, कि ऐसी अवस्था में प्रतिक्रिया बल R, क्योंकि वो तो काम कर ही नहीं रहा है ना, तो प्रतिक्रिया बल R बराबर हमेशा क्या बनेगा, 0। वस्तु भारहीन हो जाती है ऐसी अवस्था में। क्या होती है, वस्तु भारहीन हो जाती है। एग्जाम्पल है कैसे अपने पास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, झूले पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, झूले की डोरियों को आपने काट दिया और झूला नीचे गिरेगा। क्यों, कारण क्या है, भारहीनता के कारण। अभी तक उस झूले पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था ना, उसका भार संतुलित था किससे, डोरियों से। वो डोरियां क्या कर रही थी, उस पर विपरीत दिशा में बल लगा रही थी, जिससे कि वो व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे आपने वो बल हटा दिया, अब क्या होगा, आप कुएं से पानी खींचते हैं, ठीक है ना, जब ऊपर की ओर बाल्टी खींचेंगे आप, तब जाके पानी आएगा ना ऊपर। यदि आप एकदम से डोरी छोड़ देते हो, क्या होगा, कितनी तेजी से नीचे गिरेगी। आप जब ऊपर की ओर खींच रहे हो ना, तो आपका बल ज्यादा है नीचे के बल की तुलना में, तब जाके वो वस्तु ऊपर आएगी। लेकिन यदि नीचे का बल ज्यादा है, तो आप कितना ही जोर लगा लो, वस्तु ऊपर नहीं आएगी। ठीक है ना। लेकिन वस्तु ऊपर आ रही है और एकदम से आपने छोड़ दिया, मतलब कि प्रतिक्रिया बल आपको 0 कर दिया, तो वस्तु क्या करेगी, नीचे जाएगी। जब वस्तु नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल का मान 0, और ऐसी अवस्था में वस्तु सदैव भारहीन हो जाती है। कैसी होती है, भारहीन हो जाती है। ठीक है, चलिए इस सवाल का जल्दी से आंसर लिखिए आप, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहता है, चित्र में एक 4 किलोग्राम संहति के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ आपको दिया गया है। आपको एक चित्र दे रखा है और वो चित्र में स्थिति समय ग्राफ आपके पास है। इधर देखिए, यह है आपके पास स्थिति, ठीक है, x के रूप में, और यह है आपके पास समय t के रूप में। और ये ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, इसने ये इस तरह से आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब इसको इसने इस तरह से डॉटेड के रूप में दे रखा है, यहां पर इस तरह ये, ठीक है। और फिर इसके बाद में यह एक सीधी रेखा इसने दे रखी है। चलिए, यहां आपके पास पॉइंट किसने दे रखे हैं, ये तो 0 पॉइंट होता है, और ये 3 है और ये 4 है, मतलब कि 3 मीटर पर समय आपको दे रखा है, यह 4 सेकंड के रूप में। अभी क्या सवाल और किस तरह से आपसे सवाल पूछ रहा है, इसको आप यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें भी आपके पास कुछ भाग है, ए और बी, 2 भाग आपके पास है इसमें। पहला भाग अपन लेते हैं इसका, जिसमें आपको बोला गया है t<0। पहले भाग में भी 3 सवाल स्टूडेंट्स आपके पास, जिसमें आपको कहता है t<0, t<0। दूसरा भाग है आपके पास इसमें t>0, सॉरी 4 सेकेंड। और तीसरा भाग है इसमें t का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 4 सेकंड से कम है। इस तरह से इसने 3 सवाल आपको इस पहले सवाल में ही दे रखा है, और पूछ रहा है आपसे कि बताइए पिंड पर आरोपित बल कितना होगा, पिंड पर आरोपित बल कितना होगा। आप जानते हैं ये ग्राफ है आपका स्थिति समय वक्र। इस ग्राफ की यदि आप प्रवणता निकालते हैं, तो प्रवणता प्रदर्शित करेगी वेग को। इस ग्राफ की जो प्रवणता होगी वो वेग को प्रदर्शित करेगी, हमने पढ़ा भी है पहले, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल में इस पहले भाग को ध्यान से देखिए, ओरली क्वेश्चन है सारे आपके पास, केवल आपको कंडीशन ध्यान में रखते हुए और एक सुटेबल रीजन देते हुए और आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। t<0, इसका मतलब होता है कि t का जो मान है ना वो 0 से कम है। अब 0 से कम के रूप में तो इसने अपने को इस ग्राफ में कोई स्थिति नहीं दी है, ठीक है ना।
मतलब कि ये इस ग्राफ में निष्कर्ष निकलता है कि पिंड इस मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, मतलब जहां समय का मान 0, स्थिति 0। इसका मतलब ये हुआ यदि t का मान आप 0 से छोटा लेते हो, ऑब्वियसली 0 तो है ही, 0 से छोटा आप लोगे भी सही तो भी स्थिति कैसी होगी 0, मतलब वो वस्तु गतिमान होने आप नहीं चाहती अभी, ठीक है ना। जब गतिमान ही नहीं हो रही तो आपके पास उस वस्तु का वेग और त्वरण दोनों ही 0 होगा। अब त्वरण 0 है तो बल तो ऑलरेडी आपके पास 0 बनेगा। तो हम ये कहेंगे इस स्थिति में क्योंकि यहां वस्तु स्थिर है अतः आपके पास एक बराबर होगा कितना 0, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेकंड भाग, t ग्रेटर देन 4s, मतलब t का जो मान है ना वह 4 सेकंड से बड़ा है। देखो ये वाली लाइन, अब इस लाइन में देखो अपने को ये स्पष्ट नजर आता है कि ये लाइन एक नियत है, मतलब कि इस लाइन पर वेग क्या हो गया आपके पास नियत हो गया, क्योंकि मैंने कहा है इस स्थिति समय वक्र की जो प्रवणता आप निकालोगे वह वेग को प्रदर्शित करेगी। इस लाइन पर तो वेग परिवर्तित हो रहा है, एक समान वेग हो रहा है इस पर तो बढ़ता हुआ, लेकिन यहां पर एक समांतर रेखा खींची गई है। आपको मैंने वक्र में बनाकर बताया था कि यदि ऐसी क्षैतिज रेखा होती है तो वो नियत स्थिति को दर्शाती है, मतलब कि वेग नियत है। अब वेग नियत है तो अपन कहेंगे चूंकि v नियत तो a कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब किसी नियत राशि का आप अवकलन करते हो तो वो वैल्यू 0 देती है, तो आपके पास एक बराबर भी कितना होगा 0 बनेगा, ठीक है। हो गया क्लियर अपने पास। चलिए अपन आते हैं इसके थर्ड भाग पर। थर्ड भाग में क्या कहता है ये, t का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 4 सेकंड से छोटा है, मतलब यह अभी मैंने आपको कहा है यहां वेग जो है वो एक समान वेग है, यहां v क्या है आपके पास एक समान है। देखो ध्यान देना, यह और यह दोनों शब्द अलग अलग है। यहां नियत का मतलब हो गया कि प्रत्येक समय, प्रत्येक सेकंड पे, प्रत्येक घंटे पे, प्रत्येक मिनट पे उसका वेग नियत है 30 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया है मैंने। और इस ग्राफ में कहना चाहता है कि जैसे पहले घंटे में 1 किलोमीटर चला तो दूसरे घंटे में भी क्या करेगा वो 1 किलोमीटर चलेगा, तीसरे में भी 1 किलोमीटर चलेगा, तो ये है वेग एक समान। तो इसका आप जब अवकलन करोगे तो पुनः आपको a बराबर मिलेगा 0, तो a बराबर भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके इस पहले सवाल का पहला ऑप्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक। अब आते हैं अपन इसके सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है यह t बराबर 0 तथा t बराबर 4 सेकंड पर आवेग क्या होगा। क्या चीज पूछ रहा है ये, आवेग पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपसे। t बराबर 0 और t बराबर 4 सेकंड, दो स्थितियां हैं यहाँ पे आपके पास, एक तो t बराबर 0 और एक t बराबर है 4 सेकंड के लिए। तो देखो t बराबर, इसमें भी दो सवाल है, t बराबर 0 सेकंड को अपन पहले सोल्व कर रहे हैं। आवेग होता है, अपने कहा था संवेग में परिवर्तन या संवेग के बराबर, संवेग में परिवर्तन है ना। तो अपन ने कहा I बराबर संवेग मान लेते हैं P2 माइनस P1, हो गया संवेग में परिवर्तन। P2 है अंतिम, P1 है प्रारंभिक। फॉर्मूला होता है संवेग का अपन जानते हैं mv के रूप में, ठीक है, माइनस कितना mv। लेकिन अपन देखते हैं यहाँ m दे रखा है क्या आपको, हाँ दे रखा है, यहाँ m आपके पास कितना है 4 किलोग्राम है। अब ये देखो P2 आ रहा है तो इसको V2 दे दो और इसको V1 दे दो, क्योंकि द्रव्यमान तो नियत है। अब यहां आपके पास V1 ये प्रारंभिक बिंदु के रूप में होगा और यह अंतिम स्थिति के रूप में होगा V2, और ये प्रारंभिक और यह अंतिम। तो आपके पास क्या होगा कि V1 बराबर तो 0 होगा और V2 बराबर होगा कितना, V2 बराबर कितना है y अक्ष बटे x अक्ष, कितना हो जाएगा 3/4, मतलब कि 0.3
0.75 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए I बराबर बनेगा m का मान कॉमन ले लेते हैं 4, V2 0.75 माइनस के 0। जब आप 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये बनता है कितना, 3 किलोग्राम इंटू क्या आएगा मतलब किसका, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो था पहला भाग इसका। अब सेकंड भाग क्या कहता है, t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर कितना, 4 सेकंड पर आपको इसका वेग ज्ञात करना है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन अपोजिट हो गई साहब इसकी, जो v1 था वो v2 में और जो v2 था वह v1 में बदल जाएगा। तो अपने पास यहां होगा क्या कि v1 तो हो गया 0.75 और v2 हो गया, उल्टा हो रहा है, यहां से इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो I बराबर कितना हो गया आपके पास, m कितना, v2 माइनस v1। m का मान कितना है आपके पास 4, v2 का मान 0 माइनस 0.75, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये आपका इस क्वेश्चन का सेकंड भाग पूरा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ठीक है, इजी भी है, टफ नहीं है, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा हटके सवाल आपके पास है, टॉपिक रिलेटेड नहीं है कहीं पर भी, आपके पास इसका कुछ ट्रिक्स है, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, ये फिक्स फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास अगला नेक्स्ट आ रहा है, इसमें जो फॉर्मूले आपके पास बनेंगे, जो ट्रिक आपके पास बनेगी, जो मेथड आपके पास बनेगी, इन मेथड को आपको याद रखना है, बिगर मेथड के आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है आपको कि किसी घर्षण रहित मेज पर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड है, इस तरह से। पहला पिंड इसने 10 किलोग्राम बोला है, अपन ने इसको बना दिया 10 किलोग्राम, और दूसरा पिंड इसने कहा 20 किलोग्राम का है, ये 20 किलोग्राम, ठीक है ना। तो आई के कितना है, ये दोनों पतली डोरी के द्वारा आपस में जोड़े गए हैं, ये लो हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब देखो इसका तनाव इस ओर, इसका तनाव इस ओर, मतलब ये तो हो गया टी ए का तनाव, ये हो जाता है बी का तनाव, जिसको अपन ने बोल दिया टीबी के रूप में तनाव बल। क्योंकि जब किसी भी डोरी में आप बल लगाते हो ना, तो डोरी का खींचना जो होता है ना, तनित अवस्था में आना, वो तनाव बल को रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपने कहा कि 600 न्यूटन का जो क्षैतिज बल है ना, ये, क्योंकि इसको आप खींच रहे हो, कितना 600 न्यूटन का बल है जिसके द्वारा आप इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है अपने पास, अपन जानते हैं ए बराबर होता है कितना, एम ए, ठीक है। एम कितना, दोनों कणों का द्रव्यमान m1 प्लस m2 और इंटू ए, एफ का मान आपके पास है 600, ठीक है। m1 प्लस m2 10 प्लस 20 और इंटू ए, तो आपको ए बराबर कितना आ जाएगा, 30 होंगे, 600 कट जाएंगे 20 बार, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण आ गया जिसकी अपने को जरूरत रहेगी, ठीक है ना। अब आगे कहता है पहले तो आप ए पर और फिर बी पर तनाव ज्ञात करो, बहुत इजी सवाल है ये तो आपका, ठीक है। देखो ना, पहले ए पर तनाव निकालना है, ए पर तनाव, देखो बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूं। जब भी ऐसी संभावना रहती है आपके पास, तो विपरीत अवस्था का तनाव निकाल लो, वही इसका तनाव बल कहलाता है। जैसे ए पर जो तनाव बनेगा ना, वो बी के कारण बनेगा, बी का जो तनाव होगा ना, वो ए के कारण बनेगा। तो ऐसी अवस्था में अपने पास यहां जो तनाव बल बनेगा, तो हम कहेंगे इसलिए ए पर तनाव कितना हो जाएगा, ए पर तनाव टी ए बोल दो इसको, बराबर किसका, द्रव्यमान किसका लोगे, m2,
और इंटू ए। कितना होगा इंटू का मान 20, ए का मान कितना 20 बराबर कितना 400 न्यूटन। ऐसे ही आपके पास सेकंड भाग बनता है इसका, बी पर तनाव कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं अपन। कितना बनेगा आपके पास बी पर तनाव, इसलिए बी पर तनाव टीबी बराबर आपको बन जाएगा m1 इंटू ए। m1 का मान है 10 इंटू 20, कितना हो जाएगा 200। आप देखोगे आपके आंसर को चेक करना चाहोगे तो ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि दोनों तनाव बल का जो योग बनेगा वह कुल बल के बराबर बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का यह आंसर बनता है। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, जो आपके पास एक न्यूमेरिकल ये आपके पास टोटल फॉर्मूला बना हुआ है, सेट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूला इतना टफ नहीं है, याद आप आसानी से इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये फॉर्मूला आपको, क्वेश्चन नंबर 16 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बोला गया है कि 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो पिंड हैं। पहले 8 आ रहा है, इसलिए m1 बराबर कितना 8 किलोग्राम, m2 बराबर आपके पास है 12 किलोग्राम। जो पहले आएगा उसको 1 और बाद में आने वाले को 2। घर्षण रहित हल्की अतंबिन्य डोरी पर छड़े हुए हैं, जिन्हें दो सिरों से बांध दिया गया है। मुक्त छोड़ने पर डोरी में तनाव बल आपको निकालना है और त्वरण आपको निकालना है। देखो त्वरण का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। ये ट्रिक का फॉर्मूला है, डायरेक्ट बना हुआ फॉर्मूला है। त्वरण आपके पास बनेगा ऐसे डोरियों के लिए, ए बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू जी। ये स्टूडेंट इस सवाल में चित्र जो बनाए ना आप, वो इस तरह का रहता है, घिरनी वाला सवाल ही नहीं, घिरनी वाला ये इस तरह का सवाल है। ये तो हो गया आपके पास m2 और ये हो जाता है आपके पास m1 के रूप में। ठीक है, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, इस तरह से आपके पास है। ठीक है, ये तो है आपके पास इस पहले सवाल का फॉर्मूला। आप बेल रखो 12 माइनस 8 बटे 12 प्लस 8 और इंटू जी हम सुविधा के लिए 10 मान लेते हैं। तो a बराबर कितना होगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बटे 20 इंटू 10, मतलब कि a बराबर हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना पहला सवाल है। अब इसका सेकंड भाग आपको क्या कहता है, सेकंड भाग में आपसे ज्ञात कर रहा है तनाव बल। तो हमने कहा तनाव बल का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, तनाव T बराबर होगा 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 के रूप में आपके पास यहाँ पर वही बात है, जैसे यहाँ g आया तो यहाँ पर भी g बनेगा। चलिए वैल्यू रखो इसमें, आप वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला के रूप में बनेगा T बराबर 2 m1 का मान 8 m2 का मान 12 बटे 8 प्लस 12, जी का मान अपन 10 मान लेते हैं। कितना होगा 12 इंटू 8 इंटू 2, 12 इंटू 8 इंटू 2। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास T बराबर आएगा 96 न्यूटन के रूप में। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 पूरा आता है। बस आपको ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखें। घिरनी से संबंधित जब भी आपके नीट IIT एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो आपको इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। सबसे बेस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। फॉर्मूले को रिमार्क जरूर करना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास एक जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है, यह जो मतलब एक प्रैक्टिकल ही है आपके पास, आपके अंडरस्टूड पर डिपेंड करता है, आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इसके आंसर को ज्ञात करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर किस तरह से ज्ञात करना है, या चेक करेंगे इसमें। देखो
किस तरह से अपने को ये कहना चाहता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगशाला में निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम अवस्था में है। जैसे देखिए इधर ये नाभिक है आपके पास, ये स्थिर है, मतलब कि इसका वेग कितना है, 0 है। ठीक है, अभी क्या है, दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, ये लो दो भागों में टूट गया, ये दो भागों में यह टूट गया। ठीक है, और आपको ये बताना है इनके वेग। तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करेंगे। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों नाभिक परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होंगे। मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, अब ये स्थिर है, तो हमने कहा संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से हम ये कहेंगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर होगा वस्तु का अंतिम संवेग। ठीक है ना, प्रारंभिक संवेग अपने पास है m v के रूप में, अंतिम संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। यदि 3 कण होते तो m3 v3 दिया जाता, 4 होते इस तरह से चलता चला जाता। अब क्योंकि ये 0 है तो वेग को आपने द्रव्यमान से गुणा किया तो ये ऑलरेडी 0 बन गया। मैंने इसको कैपिटल M इसलिए लिखा क्योंकि यही जाके टूटा है इन भागों में, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, या आप लिख सकते हो m1 v1 बराबर होगा माइनस के m2 v2। ठीक है, या आप लिख सकते हैं v2 बराबर m1 अपॉन m2 और इनटू कितना v1। चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा आपके पास। माइनस का जो चिन्ह आ रहा है, आप ये मानिए कि देखो द्रव्यमान का कोई रिलेशन ही नहीं है अपने पास। यदि आप द्रव्यमान को छुपा देते हैं तो आपके पास क्या है, v2 बराबर है माइनस के v1। ठीक है ना, माइनस से बताता है दिशा, मतलब कि ऐसी परिस्थिति में जो दिशा बनेगी ना वो परस्पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जो कि आपने यहाँ पर सिद्ध किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में आप नोट करिए चित्र सहित, ताकि आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जो भी आपके पास इस घटना से ही संबंधित बनता है स्टूडेंट्स। अगला सवाल जो अपना है वह भी आपके पास इसी घटना से संबंधित बनता है। क्या कहना चाहता है, ये चित्र भी देखेंगे आप इसका साथ में। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है दो बिलियर्ड्स गेंद, बिलियर्ड्स होती है, एक टेबल पे आपने देखा होगा, कुछ गेंदों को डाल देते हैं और एक स्टिक, एक छड़ी से एक गेंद को वार करते हैं और वो दूसरी गेंद से टकराती है और बॉक्स में आप उसको भेजते हैं। ये कहलाता है क्या, बिलियर्ड गेम। ठीक है, जिसमें प्रत्येक गेंद की संहति मतलब जिसका द्रव्यमान m बराबर है 0.05 किलोग्राम। ठीक, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में गति करती हुई संकट करती है, मतलब कि टक्कर करती है। देखो यूं है ये चित्र, पहले तो आपके पास है ये दो गेंदे है ना, प्रत्येक का द्रव्यमान बराबर है। मैं हाल फिलहाल m1 और m2 लिख देता हूं। ये गेंद जाती है इधर और ये गेंद जाती है इधर। इसका वेग मान लेते हैं u1, इसका वेग मान लेते हैं u2। अब चूंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसने कहा है 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो u1 मान लीजिए 6 मीटर प्रति सेकंड, तो u2 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है आपको कि संघटन करती है, टक्कर के बाद वापस उसी चाल से गतिमान होती है, लेकिन प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद के द्वारा आवेग कितना लगेगा, आवेग बताना है आपको, आवेग कितना होगा। देखिए अब जब टक्कर होती है तो टक्कर के बाद ये गेंद तो इधर चली गई और ये गेंद क्या होगा, इधर चली जाएगी, तभी तो विपरीत दिशा बनेगी। तो ये तो हो गया v1 और ये हो गया v2। तो ऐसी स्थिति में टक्कर के बाद वेग का रूपांतरण होगा, मतलब कि ये वेग इसका बन जाएगा माइनस के 6, क्योंकि दिशा बदल गई ना, इसलिए v2 बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड।
अब आपको बोला है कि दोनों स्थितियों में आपको आवेग बताना है, प्रत्येक गेंद का, इसका प्रत्येक गेंद का आवेग बताना है। तो अपन ने कहा इसलिए I बराबर प्रथम गेंद के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, बराबर संवेग में परिवर्तन आपको यहां पर याद करना है। वही बात है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, P2 माइनस P1, P बराबर एम वी, मतलब कि एम V1 माइनस एम U1, वैल्यू रखो इसमें आप, कितना होगा, एम कॉमन ले लेते हैं, V1 का मान आपके पास कितना है, माइनस के 6, माइनस U1 का मान कितना है, 6, ठीक है। M का मान है 0.05 इंटू माइनस के 12, जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 0.60 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये आपका पहली गेंद का संवेग मतलब आवेग आपको प्राप्त होता है। अब दूसरी गेंद का आवेग आपको निकालना है, तो वही बात अपन ने कही, इसी प्रकार दूसरी गेंद का आवेग आपके पास बनेगा I2 बराबर कितना, वही P2 माइनस P1 है ना, तो अपने पास हो जाएगा एम V2 माइनस U2, कितना होगा, एम मतलब 0.05, V2 कितना है 6 माइनस U2 कितना है माइनस के 6, तो माइनस और माइनस में का प्लस हो जाएगा 6 प्लस 6 12 होते हैं, 12 पंजे 60, मतलब कि 0.60 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सेकेंड आंसर बनता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूरा होता है। जल्दी से इसको लिखिए अपनी कॉपी में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके पास संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस तरह से क्या सवाल कहता है, सवाल इजी है ये भी, केवल आपको थोड़ा संवेग संरक्षण के नियम को विशेष ध्यान देना है। आपको कहता है 100 किलोग्राम संहति की किसी तोप का द्रव्यमान, सवाल नंबर 19 आपके पास है, तोप का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल ए, बराबर है कितना 100 किलोग्राम, ठीक है ना। कहता है यह 0.020 किलोग्राम का गोला दागा जाता है, मतलब गोले का द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान, इसको अपन स्मॉल ए में लेते हैं 0.020 किलोग्राम, ठीक है। आगे कहता है यह यदि गोले की नाल मुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है, गोले की नाल मुखी चाल, गोले की चाल आपके लीजिए, मतलब गोले को जब इसमें रखा जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में उसकी चाल बनती है स्मॉल v बराबर कितनी, 80 मीटर प्रति सेकंड, 80 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है तोप की चाल क्या होगी, प्रतिशिप्त चाल। पहले तो सुनिए प्रतिशिप्त चाल क्या होती है, ये कैपिटल भी मान लेते हैं इसको, ये अपने निकालो। देखो एग्जांपल के तौर पर जैसे ये आपके पास है तोप, ठीक है, जो कि आपके पास है, इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। जब आप इसमें गोला रख दिया, ये इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, ठीक है ना, और इस गोले की जो चाल है ना, गोला जाता है किस वेग से, स्मॉल v वेग से जब चलाया दिया जाता है, तो अपने जानते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो अपन ने ऐसी स्थिति में कहा संवेग संरक्षण के नियम से, डायरेक्ट आप कह सकते हैं, अभी अपने प्राप्त किया भी है, संवेग संरक्षण के नियम से कुल संवेग निकाल लो, कैपिटल एम कैपिटल V प्लस स्मॉल एम स्मॉल v बराबर कितना, 0। 0 कौन सा, प्रारंभिक अवस्था का, जब ये निकाय स्थिर अवस्था में था, ठीक है। आपको कैपिटल V निकालना है, तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा माइनस के स्मॉल एम v अपॉन कैपिटल ए।
स्मॉल m का मान 0.020, स्मॉल v का मान 80, कैपिटल M का मान है आपके पास 100। आप इसको हल करेंगे और कैपिटल V का मान आप यहां पर ज्ञात करेंगे तो आपके पास ये मान आएगा माइनस के 0.016 मीटर प्रति सेकंड। यह आपका आंसर होगा। यहां पर भी माइनस का चिन्ह है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको अपनी कॉपी में आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन अपने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है। आरंभिक चाल जिसकी दे रखी u बराबर है 54 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर दो इसको, 54 इंटू 5/18, 3 बार कट जाएगा, 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये चित्रपट बना है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। ये गेंद आती है, बल्लेबाज ने इसको इस तरह से भेज दिया, अपन ने इसकी अर्धक स्थिति ली। टोटल कोण जो आपके पास है ना, इसने दे रखा है आपको 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का है, तो अर्धक कितना होगा? 22.5 डिग्री का। ठीक है ना। जब हम इसको घटकों में विभाजित करते हैं तो 2 घटक मिलते हैं अपने को। देखो इस तरह से, ये तो हो गया sin थीटा, ये दोनों तो आपस में निरस्त हो गए। क्षैतिज घटक जो बनेगा दोनों का एक ही दिशा में बनेगा। जैसे ये गेंद आ रही है u, ये गेंद जा रही है, इसका भी u हो गया। जब दोनों क्षैतिज घटक एक दिशा में हैं तो सीधा ही आगे क्या हो जाएगा? दोनों का योग। दोनों को जोड़ के तो डायरेक्ट I बराबर होगा m u cos थीटा। पहला संवेग माइनस, ये विपरीत दिशा में इसलिए माइनस का चिन्ह अपने लिया, m u cos थीटा। कितना हो जाएगा? 2m u cos थीटा। 2 m का मान आपके पास होगा कितना दे रखा है इसने? m का मान आपको, m का मान इसने आपको दे रखा 0.15 किलोग्राम। 0.15 लिख देते हैं यहां पे, 0.15 किलोग्राम। और कोस अपने पास है 22 सही 1/2 डिग्री। चलिए अपने पास आएगा 0.30 कोस 22.5 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, 22.5 डिग्री का जो मान है ये आपके पास सारणी में उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके लिए विशेष सारणी का उपयोग किया जाता है जो कि प्रायोगिक किताब में आपको दी जाती है सारणी। ठीक है ना। उस प्रायोगिक किताब में से आप 22.5 डिग्री का मान पढ़कर और यहां रखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट इसका सॉल्यूशन देता हूं 22.5 डिग्री के रूप में कि क्या आएगा प्रैक्टिकल के रूप में। आपके पास इसका आंसर आपके पास बनता है, इसकी जो वैल्यू निकालते हो ना, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4.2 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस सवाल को आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। स्टूडेंट्स एक बार सवाल की कैलकुलेशन जरूर देख लेना, हमसे यहाँ 15 छूट गया था। ठीक है ना। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास बनेगा यहाँ पे 4.5 के रूप में। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेना आप इसको, थोड़ा मिस्टेक हुई थी यहाँ पे। चलिए अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपको? एक अच्छा सवाल है, काफी बड़ा, मतलब एक सवाल भी है और एक अच्छा समझदार वाला सवाल भी है। किसी डोरी की एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम संहति का कोई पत्थर है, एम बराबर आपको दे रखा है 0.25 किलोग्राम। ठीक है ना। फिर ये कहता है
जिसकी त्रिज्या r बराबर है 1.5 मीटर। वृत्त पर 40 चक्कर REV लिखा हुआ है ना, रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है चक्कर। 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से लगाता है, ठीक है ना। तो इसकी आवृत्ति दे रखी है m के रूप में। आवृत्ति m बराबर है 40 चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। इसको आप सेकंड में बदल लो चाहो तो साथ के साथ ही, कितना हो जाएगा 40/60 चक्कर प्रति सेकंड। चलिए आइए बताइए, तो आपको डोरी में तनाव कितना होगा। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि डोरी में तनाव बल निकालने के लिए आपको फॉर्मूले में टी का मान निकालना है, और वह तनाव बल टी ही इस वस्तु को वृत्ताकार पथ में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगी। तो हम जानते हैं, इसलिए टी बराबर होता है mv²/r। आपने पढ़ा है v बराबर होता है ओमेगा r, तो आपको बनेगा T बराबर m वैल्यू रखी ω²r²/r, एक r कट जाएगा तो m ω² और r। आपको पता है ओमेगा बराबर होता है कितना 2πn, तो T बराबर आपको बनेगा m 2πn का होल स्क्वायर और इंटू r। वैल्यू रखो इसमें, m का मान 0.25, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का मतलब हो गया 3.14 का स्क्वायर, n का मान आपने निकाल लिया है 40/60 का होल स्क्वायर और इंटू r कितना है आपके पास 1.5। चलिए इसको आप सोल्व करिए, t बराबर, सोल्व करने पर आपको ये आंसर लगभग मिलेगा। मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एक बार कैलकुलेशन में आप इनको चेक अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तनाव बल T बराबर आपके पास बनता है 6.6 न्यूटन के रूप में। चलिए अब इसका है अपने पास सेकंड भाग कहता है कि यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो अधिकतम चाल क्या होगी जिसे इससे घुमाया जाता है। ये तो बहुत इजी सवाल है। इसका सेकंड भाग आपके पास कि T बराबर आपको दे रहा है 200 न्यूटन। हम जानते हैं T बराबर होता है mv²/r, ठीक है ना। तो आपको बनेगा v² बराबर कितना T इंटू r/m। T का मान है 200, r का मान आपके पास है 1.5, m का मान है 0.25। तो v² बराबर कितना आएगा आपके पास, सोल्व करो इसको भी आप जल्दी से, कितना आ जाएगा आपके पास बनेगा √1200। तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, v बराबर आपके पास बन जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। इसका वर्गमूल आप लेते हैं, देख लेना एप्रोक्सीमेट आपके पास क्या बनता है इसका, है ना। ये एप्रोक्सीमेट है स्टूडेंट्स, मैं अनुमानित मान लिख रहा हूं, ठीक है। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए। चलिए स्टूडेंट्स एक बार इसका सॉल्यूशन अवश्य चेक कर लेना आप, ये स्क्वायर नहीं आएगा इस पे, इसको एक बार आप सोल्व कर लेना। लगभग आपका ये 35 मीटर प्रति सेकंड लगभग के रूप में मैंने आपका आंसर लिखा है, ठीक है ना स्टूडेंट। इस तरह से अपने इस लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको इस टॉपिक में या किसी न्यूमेरिकल में फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल देना, उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से उसका करेक्शन या उसको इजी मेथड में समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और प्रत्येक स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट अवश्य किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।